गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुसाला में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पॉइंटर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये बायोलॉजी का सेक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जीवित व मृत जानवर दोनों का। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, तो पक्षी। इधर से देख लेते हैं। अनिर्थोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में वंशगति का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। और पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है वह जनांकिकी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का हम लोग अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं सही सुमेलन। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती संबंधित है ओलेरिकल्चर से, फलों की खेती संबंधित है पोमोलॉजी से, पीसीकल्चर संबंधित है मछली पालन से, पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। सही सुमेलन देख लेते हैं। लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है? तो शब्दकोश का संकलन से। फिलोलॉजी संबंधित है भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन से संबंधित है। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त क्या होता है? अर्थवर्म प्रयुक्त होता है। जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? आनुवंशिकता और विचरण का। पेडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। नेक्स्ट देखते हैं औषधियों का अध्ययन किया जाता है अस्टियोलॉजी के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या है? डाक टिकट जमा करता है। इनमें से साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल कौन है? तो साइकोलॉजी बेमेल है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लिथोट्रिप्सी है गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना, इसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जैव विकास। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल को माना जाता है। नेक्स्ट है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। ये ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन के द्वारा लिखी गई है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये है लैमार्क ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये हैं ह्यूगो डिब्रीज, जिन्होंने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए अब नेक्स्ट है सही सुमेलन देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत डार्विन से संबंधित है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम से संबंधित है। ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्णवाद। तो विकास का जो मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट देखते हैं भारत की विशाल वन बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में ही विलुप्त हो गया, वह चीता है। तो चीता के बारे में ऐसी है कि वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नोन मानूस। इन्हें
आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आर्कियोपेट्रिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोपेडिक योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी के बीच की, ठीक है। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज थे हाथी के। मैमथ किसके पूर्वज थे? हाथी के। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, तो डायनासोर मेसोजोइक के सरीसृप थे। डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही क्रम देख लेते हैं, तो ये क्रम है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक वर्गीकी। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ये है कीटों की। सीधी सी बात है, इसमें यही है कि अभी तक सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो वो है कीट। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। कथन क्या है? अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इनमें दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि अमीबा एक अलैंगिक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है। तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सही कथन है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। सही कथन है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है। तो स्टार फिश याद रखिएगा, स्टार फिश मछली नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब जो है साफ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ये सब मछली हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है रजत मीन, क्रेप फिश, जेली फिश, कैट फिश जो वास्तविक मछली है। तो इसमें कैट फिश है जो वो वास्तविक मछली है, बाकी ये सब मछलियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश तथा समुद्री घोड़ा में वो जो वास्तविक रूप से मछली है। तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है, तो आपको याद रखना होगा समुद्री घोड़ा मछली है, कैट फिश भी मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो ये है व्हेल, ठीक है। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। इनमें से स्तनपायी कौन है? तो इनमें से व्हेल ही स्तनपायी है। नेक्स्ट है फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेल में विशालतम व्हेल है स्पर्म व्हेल जो है वो दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है, ठीक है। नेक्स्ट है एकिडना, कंगारू, सेही तथा व्हेल में से वे जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। तो एकिडना है जो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। उड़ने वाली स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है ये स्तनपायी है, ये चमगादड़ है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी कौन है? तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों स्तनधारी हैं, तो याद रखिएगा समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों ही स्तनधारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सील क्या है? एक स्तनपायी है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया किसके बारे में बताता है? ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। तो एम्फीबिया जल और स्थल पर दोनों पर रहने वाले पशुओं को कहते हैं। नेक्स्ट है वह गुण जो मनुष्य के को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो ये है जानने की इच्छा प्रकट करना। तो यही एक गुण है जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन कपी नहीं है? तो लंगूर कपी नहीं है, ठीक है। गिबन, गोरिल्ला और ओरंग उटान ये सब कपी हैं, लेकिन लंगूर कपी नहीं है। मानव समान लघुतम कपी कौन है? ये है गिबन। मानव के समान सबसे लघुतम कपी है गिबन। इनमें से कौन नील गाय, गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है?
हिरणकुल में। तो नीलगाय हिरणकुल में आती है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदुकवची है, मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? स्क्विड है। इनमें से देखते हैं केकड़ा, बरोथी, बिच्छू, मकड़ी। वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है वह है केकड़ा। नेक्स्ट है व्हाइट लेग हॉर्न, एक किस्म है कुकुटों का। तो कुकुटों की यह एक किस्म है जिसका नाम है व्हाइट लेग हॉर्न। ठीक है। नेक्स्ट है टिक और माइट, वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। तो टिक और माइट क्या है? मकड़ी वंशी हैं। जुगनू होता है एक कीट, जुगनू एक कीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खटमल, इनमें से खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है। तो मकड़ी एक कीट नहीं है। ठीक है, तो खटमल और घरेलू मक्खी और मच्छर ये कीट हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है। नेक्स्ट है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं। तो ये कीट से भिन्न इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें 8 टांगे पाई जाती हैं। इनमें से देख लेते हैं तितली, तिलचट्टा, मच्छर मकड़ी में कीट नहीं है। तो ये मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं वो हैं मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। वे कथन देखते हैं। मच्छरों के बारे में, मच्छरों के बारे में कौन कथन पे विचार करना है? केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इनमें से जो सही कथन है वो 2 और 5 है, जो देख लेते हैं हम लोग कि केवल मादा रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ये दोनों कथन ही सही हैं। तो हमें याद रखना है यहाँ से केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से मूलांक, ऊंट, जेबरा तथा यूरोमैस में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का ग्रहण करता है वह है ऊंट। तो ऊंट वह प्राणी है जो अपनी आंत्र में जल का ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है जिराफ, ऊंट, कंगारू और तथा कंगारू चूहा। इनमें से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है यह है कंगारू चूहा। ठीक है, तो कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इनमें कंगारू चूहा है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है सर्पों की 20 ग्रंथियों की समांग है। तो सर्पों की 20 ग्रंथियों की समांग है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। नेक्स्ट है सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के। नेक्स्ट है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो चट्टानों पे उगने वाले पादप को शैलोद्भिद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी जिसे नाइट क्वीन कहते हैं तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप कौन है? इनमें से कीटाहारी पादप कौन है? तो ये है घटपर्णी। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है तो वो होता है पत्ता। तो घटपर्णी का पत्ता वह भाग होता है जो घट के रूप में रूपांतरित होता है। चलिए आगे सुमेलन देख लेते हैं। ईस्ट किण्वन से संबंधित है। कैसिन दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा आवृत बीजी है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। अमरवेल तना परजीवी है। चंदन जड़ परजीवी है। आर्किड अधिपादप जिसे एपीफाइड भी कहते हैं। आगे देखते हैं निफेंथियस खसियाना जिसे घटपर्णी कहा जाता है नामक दुर्लभ तथा आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। तो घटपर्णी मेघालय में पाया जाता है। पौधों का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है वह तना होता है। तो पौधों के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी के पौधे का कौन सा भाग खाने लायक होता है? तो ये प्रकंद होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है तो ये होता है ड्रुप। तो लीची को ड्रुप प्रकार में रखा जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को भिन्न कालपक्वता कहते हैं। नेक्स्ट है
आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद, अधोग भूमि उत्पादित सब्जियों में एक रूपांतरित जड़ कौन सा है? तो ये है शकरकंद। शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। नेक्स्ट है गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो ये है शकरकंद। शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं होता है बल्कि जड़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद में से वह कौन सा है जो तना है? तो अदरक तना होता है। नेक्स्ट है सरसों, गेहूं, धान, मक्का, इनमें से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है तो वो है धान, इसकी रोपाई की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलन करना है तो प्रकंद को अदरक से संबंधित है, स्तंभकंद आलू से संबंधित है, सल्ककंद लहसुन से संबंधित है, घनकंद जिमीकंद सूरन से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में रूपांतरित स्तंभ हैं। तो आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। आलू क्या है? कंद है। जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूलक में से वह जो कौकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार साहचर्य है वह है कवक मूलक। नेक्स्ट देख लेते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी होते हैं। मटर का पौधा शाक होता है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना संवर्धन के लिए। लौंग हैं बंद कलियां, इनमें से जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती हैं वो लौंग होता है। तो लौंग एक पुष्प कलिका होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लौंग हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। सुमेलन है, देख लेते हैं। अदरक, राइजोम, केसर पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। अफीम अधपका फल से प्राप्त होता है, सन तना कहते हैं। नेक्स्ट केसर होता है सूखा मिश्रण, तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का एक सूखा मिश्रण होता है केसर। सुमेलन देख लेते हैं। अदरक क्या होता है? प्रकंद होता है। प्याज क्या होता है? मांसल पर्ण होता है। आलू रूपांतरित तना होता है। नारियल भ्रूणपोष होता है। आगे तना बीज, इनमें से तना बीज जड़ फल में से आलू का खाने योग्य भाग है तना। आगे आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है भिंडी। भिंडी एक फल है। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से। तो कॉर्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से। नेक्स्ट देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? यह है सल्फर यौगिक। तो लहसुन में जो गंध आता है वह सल्फर यौगिक के कारण आता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। तो प्याज में सल्फेनिक अम्ल होता है जिसके कारण आंसू आते हैं। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है पुष्प। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सियन की उपस्थिति। तो मिर्च जो तीखा होता है इसका कारण कैप्साइन की उपस्थिति है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह है प्यूपा या कोशित, इसको कहते हैं। रेशम जिन पर पनपता है उसे सहतूत की पत्तियां पर पनपता है। रेशम, शहद, लाख, मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता वो है मोती। तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता, जबकि रेशम, शहद और लाख ये सब कीटों से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट गन्ना, घृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधीय फसल है। तो ये सभी जानते हैं घृतकुमारी औषधीय फसल है जिसे एलोवेरा भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है, क्यों है? तो इसमें फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण इसका औषधीय महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है आवृत बीजी से, पादप से प्राप्त होता है। तो कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? यह आवृत बीजी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण सिनकोना की छाल से होता है। ठीक है, सिनकोना की छाल से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलन। अफीम उत्पाद और स्रोत है इसमें।
तो अफीम फल होता है, हींग जड़ होता है, रबड़ तना होता है, कुनाइन छाल से निकलता है। नेक्स्ट है मलेरिया निदान हेतु आर्तीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। नेक्स्ट है सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। तो यह कृत्रिम औषधि बनाई गई है जिससे मलेरिया का निवारण किया जाता है, क्लोरोक्विन। ठीक है। नेक्स्ट है लाइकेन, प्रोटोजेवा, साइनोजीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मौत का पता लगाने के लिए महत्व होता है वह है डायटम। तो डायटम से हम पता लगा लेते हैं कि डूबने से हुई मृत्यु हुई है कि नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। सहतूत का फल है सोरोसिस। सहतूत का फल क्या है? सोरोसिस है। नेक्स्ट है सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है वह है कपास। तो इनमें से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है कपास। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। चलिए आगे देखते हैं बौनाग्रह। नेक्स्ट है बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता ये ट्रिटिकेल है। तो ट्रिटिकेल मानव निर्मित है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कैनोला, मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इस किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। कैनोला जो मानव उपभोग के लिए बहुत उपयोगी होता है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, ये गन्ने की प्रजाति है। अब सुमेलन देख लेते हैं। फसल और प्रजाति सरसों, वरुणा, मटर, सपना, आम, पपीता, आलू की प्रजाति सूर्या, मूंगफली, कौशल। नेक्स्ट सूक्ष्म जीवाणु जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं को देखा जाता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी उत्तक जिसे कहते हैं, एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। तो अल्फांसो आम का निर्यात स्पॉन्जी टिश्यू की वजह से गंभीर समस्या बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण देख लेते हैं। कथन है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, कारण इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरितलवक कहलाता है पाया जाता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें ए सही है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये सही है, जबकि ये गलत है क्योंकि हरितलवक हरी पौधों में पाया जाता है, जीवाणुओं में नहीं। चलिए आगे। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है मरुस्थलीय पौधे के जड़ काफी लंबे होते हैं, कारण है इसका मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें ए सही है क्योंकि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। ठीक है, लेकिन आर जो कारण दिया है वो गलत है। आगे देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती जाती है। तो कारण एक्चुअल में यही है कि जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो पानी की तलाश में लंबी होती जाती हैं। नेक्स्ट है मरुस्थल में फ्री एटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप मिलते हैं जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है, ये 20 से 30 फीट लंबी होती हैं। तो मरुस्थल में ऐसे पौधे मिलते हैं। नेक्स्ट है शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है। तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हैलोफाइट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इनमें से केवल 4 और 1 सही हैं, इन्हें देख लेते हैं। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है और सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन को साइटोकाइनिन कहते हैं। तो ये दोनों जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो ये पौधे अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, ये यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होते हैं। तो एपीफाइटस जो पौधे होते हैं
अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित करते हैं जड़ों के बालों से। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट कहते हैं, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। आगे है पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। नेक्स्ट देखते हैं सही सुमेलन है स्वजीवी जिसे उत्पादक भी कहते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता को कहते हैं, वृत्तजीवी विबंधक को कहते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। नेक्स्ट है अर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। तो अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ठीक है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि वह सांस नहीं ले पाती हैं। मछलियों में समांतर श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन है। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने केले की नई प्रजाति और भिन्न प्रजाति ढूंढी है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है तथा इसका फल का गुदा नारंगी रंग का है। भारत के जिस भाग में है वो अंडमान द्वीप में मिली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है वो है चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ये सब एक ही स्पीशीज से संबंधित है। आगे खमीर एक उदाहरण है कवक का। ईस्ट और मशरूम फफूंद के उदाहरण है। तो ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। नेक्स्ट देखते हैं रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? यह एक कवक होता है। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। तो लाइकेन कवक और शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी साहचर्य है शैवाल और कवक का। तो लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य हैं। नेक्स्ट है नोस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता पॉपी से। हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। और मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है? ये फल से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम पोस्ता कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? यह औषधकारी के अंतर्गत आता है। अफीम का वास्तविक नाम क्या है? तो ये है पेपैवर सोमनीफेरम। तो ये अफीम का वास्तविक नाम है। क्या है? पेपैवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट देख लेते हैं आनुवंशिकता टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। आनुवंशिकता के जनक के रूप में जीजे मेंडल को जाना जाता है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया वह गार्डन पी था, जो मटर था, गार्डन पी मटर था। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जन्म पर। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो आधारित था वो लैंगिक जनन पर आधारित था। नेक्स्ट जीनोम चित्र का संबंध जीन के चित्रण से संबंधित है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण संतान में आते हैं वो क्रोमोसोम के द्वारा आते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। जीन क्या है? जीन डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। प्लोमान जीन जिसे जंपिंग जीन भी कहते हैं, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकिन्डल ने किया था। नेक्स्ट है डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता वो टायरोसिन होता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस का। तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वह डीऑक्सीराइबोस होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें केवल देख लेते हैं इसमें केवल 2 सही है। तो 2 है एक्सरे तकनीक। इन एक्सरे तकनीक में लगे एक्सरे तकनीक के व्यवसाय में जो व्यक्ति लगे होते हैं
उन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा बना रहता है। तो ये हो गए। नेक्स्ट है राइबोजाइम होते हैं आरएनए अणु। तो राइबोजाइम कौन होते हैं? आरएनए अणु होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जैव उर्वरक। तो इनमें से देखते हैं कौन जैव जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। तो ये हैं एजोला और नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल और एजोला का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक जैव उर्वरक का स्रोत है ईस्ट क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड। इनमें से एक जैव उर्वरक है, यह है एजोला, जो एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो नेक्स्ट देखते हैं माइकोराइजा, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं होते हैं। एजोला एक जैविक उर्वरक है। तो इसमें माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं होते हैं। और देख लीजिए कौन कौन से जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं। तो ये है नॉस्टॉक, एनाबीना और एजेटोबैक्टर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो ये जोला है। तो ये उर्वरक एजोला है। नेक्स्ट है सुमेलित है। चलिए सुमेलित करते हैं। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक से संबंधित है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण से संबंधित है। बायो 902 सरसों का काया क्लोन से संबंधित है। और एजोटो बैक्टर एक जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वह फसल जिनमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं वह धान है। ठीक है, नील हरित शैवाल जो जिसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं वो कौन सा फसल है? वो धान है। नेक्स्ट है दालें जो होती हैं, दालें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वो है दाल। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु वाले पौधे हैं दाल। ठीक है, नेक्स्ट है नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से। तो एजोला को जब हम नील हरित शैवाल के साथ मिलाते हैं तो यह एक अच्छा उर्वरक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एजोला, राइजोबियम तथा नील हरित शैवाल में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो इन सभी का जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। ये कौन कौन है? एजोला, राइजोबियम और नील हरित शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो ये धान है, जबकि चना, मटर, सेम ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है लाल, भूरा, हरा, नीला, हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है तो ये नीला हरा शैवाल है। तो नील हरित शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। एजोला है एक जलीय फर्न। ठीक है, नेक्स्ट है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह एजोला है। नेक्स्ट देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है वह साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया वह जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो इसके बारे में उर्वरक की मात्रा का बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया हैं
ये है राइजोबियम जैपोनिकम। नेक्स्ट 2,4-D क्या है? यह एक खरपतवार नासी है। तो 2 और 4D दो अलग अलग हैं, ये खरपतवार नासी होते हैं। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं, कोशिका। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का रूपांतरण क्लोरोप्लास्ट में होता है। सही कथन क्या है? विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए के अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट है साधारण मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 23 है। नेक्स्ट जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये है उत्परिवर्तन। जीवों में जो अत्यधिक विविधता होती है यह उत्परिवर्तन है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है, पादप कोशिका में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है जैव कोशिका का वह भाग जो कोशिका का पावर हाउस शक्ति स्रोत कहलाता है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। पित्तपिंड कोशिकाओं की संहति है। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो ये अंतःद्रवी जालिका का और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो ये है अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों के प्ररोह शीर्ष मूल शीर्ष पराग कोश तथा पर्ण कोशिका में वह भाग जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयोग होता है यह। तो पराग कोश वह भाग होता है जो पौधों जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, पराग कोश, ठीक है। लसिका कोशिकाएं बनती है तिली में बनती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से विचार करना है इन कथनों पे। तो इनमें से 3 और 4 कथन सही हैं, तो इन 3 और 4 को ही देख लेते हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। तो स्तंभ कोशिकाएं जो होती हैं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। और नेक्स्ट है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाओं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है देख लेते हैं। तो ये सारे ही सत्य हैं, चलिए जान लेते हैं। तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। तो ये हो गया। चलिए आगे है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। तो प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। ये हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मानव शरीर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है जल से बना होता है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 65 से 70% होता है। इनमें से मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन होता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन होता है। इनमें से देख लेते हैं, इनमें से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ये है कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारे शरीर में लोहा सोडियम फास्फोरस की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
वयस्क मानव में होता है 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है मानव कंकाल में अब तक हड्डियों की संख्या 206 ही पाई गई है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 ही पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी देखें तो स्टेपीज होता है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। मनुष्य की खोपड़ी में होता है 28 अस्थियां। हाईऑइड सहित 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ऐसे 28 अस्थियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फोरेट तथा सोडियम क्लोराइड में वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? तो ये 12 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कैसी होती है? तो ये ठोस होती है। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी है। तो अर्थोप्लास्टी किसे कहते हैं? ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, इसे अर्थोप्लास्टी कहा जाता है। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड में से निकलती है। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आगे प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। जो प्रत्यस्थ उत्तक होते हैं जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है दांतों पर जमी परतें बनी होती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो जो हमारे दांतों पर परत जम जाती है वो भोजन के कण और थूक तथा मुख अम्ल और बैक्टीरिया से जम जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अस्थि एवं दंत निर्माण में हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। इन पौष्टिक जो तत्व हैं जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए मजबूती की आवश्यकता नहीं है वो है आयोडीन। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन हमारे दांतों के और अस्थि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है दंतवल्क हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। दंतवल्क होता है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है। नेक्स्ट में सुमेलित करना है। उरो अस्थि स्टर्नम से संबंधित है, जत्रुक क्लेविकल से संबंधित है, जानुफलक पैटेला से संबंधित है, आगे स्कंद फलक स्केपुला से संबंधित है। नेक्स्ट है मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए। तो मस्तिष्क इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कोड जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है, सेरिब्रम में होती है स्मरण क्षमता। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है वो डिंबवाहिनी नली होती है। मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। ठीक है। नेक्स्ट है वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे उल्व कहते हैं, एम्नियोन। नेक्स्ट है स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस फेफड़े द्वारा। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह नाइट्रोजन है। तो श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। सीने में दर्द, पसीना एवं जीभ मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में वह लक्षण जो हृदयघात से संबंधित नहीं है वो है टांगों में दर्द। ठीक है। तो टांगों में दर्द का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके साथ ही सीने में दर्द, पसीना,
जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट, ये सब लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। हृदयाघात का सटीक लक्षण है, देख लेते हैं, जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सीने में तेज दर्द होना, ये सब हृदयाघात का सटीक लक्षण है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। तो मानव कलाई नाड़ी स्पंदन जो करती है वो हमारे हृदय के बराबर ही करती है। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। तो मानव शरीर का जो तापक्रम होता है न ही जाड़ों में घटता है, ना घटेगा, ना ही गर्मियों में बढ़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है। ओके।